अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, के सिलसिले में है। सबसे पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन कुछ इस तरह है: in vitro fertilization is a type of assisted reproductive technology where eggs are fertilized by sperm outside the body in a laboratory, and then the fertilized egg or embryo is implanted in the uterus. इस तरीके तौलीद में या वो तरीका तौलीद जिसमें जब मेल और फीमेल कुदरती तरीके से बच्चे को जन्म देने में नाकाम हो जाए, तो फिर वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको मुख्तसरन ART कहा जाता है, और जिसको उर्दू में बाहमी तौलीदी तकनीकें या जदीद तिबी तरीके कहते हैं, की मदद से यूट्रस के बाहर अंडों की स्पर्म की मदद से फर्टिलाइजेशन की जाती है, और फिर इस फर्टिलाइज अंडे या एम्ब्रियो को जिस्म के अंदर यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, और इस तरह वो एम्ब्रियो एक बच्चे में तब्दील हो जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह के डिफिनीशन में मैंने बताया कि ये लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मेल और फीमेल कुदरती तरीके से बच्चों को जन्म देने में नाकाम हो जाते हैं। और वो कुदरती तरीके से बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकते? इसकी कुछ वजूहात है। बाज़ जो है इसका ताल्लुक मेल से है और बाज़ का फीमेल से है। जो फीमेल से है, इसमें ब्लॉक्ड और डैमेज फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यानी जब किसी फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब हो वो ब्लॉक्ड हो, वो बंद हो, या इसमें किसी किस्म का नुक्स हो, तो फिर वो कुदरती तरीके से बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। तो इसलिए वो फिर IVF का तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, अगर एक फीमेल है, इसका जो ओवरी है, इसके अंदर अंडे नहीं बनते, और अंडे न बनने की वजह जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी हो सकती है, क्योंकि वहाँ से FSH हार्मोन खारिज होते हैं, और ये FSH हार्मोन जो ओवरी में आकर फॉलिकल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, फिर इसके बाद फिर अंडे बनते हैं। तो अगर वो हार्मोन में पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी है, तो भी ओव्यूलेशन प्रॉब्लम की वजह से जो फीमेल होती है या वो IVF का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो मर्द हजरात होते हैं, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, तो मर्दों में जब इनफर्टिलिटी पाई जाती है, और मर्दों में इनफर्टिलिटी 3 चीज़ों की वजह से, या ख़ास तौर पर स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी इन लो, ये दो बऊम आम है। या मर्द के जो स्पर्म काउंट होते हैं, स्पर्म की तादाद होती है, वो फी एजुकुलेशन 15 मिलियन फी मिलीलीटर से कम होती है, या इसकी स्पर्म की जो मोर्टेलिटी होती है वो कम होती है। तो स्पर्म की मोर्टेलिटी या स्पर्म की जो तादाद है, इसकी कम होने की वजह से भी इनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है। वो कुदरती तरीके से बच्चों को जन्म वो नहीं दे सकता, इसलिए फिर वो IVF प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, बाज़ औक़ात मियाँ बीवी जो होते हैं कुदरती तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकते और इसकी कोई वजह भी मालूम नहीं होती, क्योंकि ना पता नहीं चलता कि ना मेल में और ना फीमेल में इसकी वजह मालूम होती है। यही वजह है कि इसको फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की वजह से भी जो मियाँ बीवी होते हैं वो IVF का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। IVF प्रोसेस ये तकरीबन ये 6 स्टेजेस पर मुश्तमिल है और इसका जो पहला स्टेज है इसको ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं। इस स्टेज में सबसे पहले एक ओवरी जो होती है इसके अंदर जो फोलिकल होते हैं इसको स्टिमुलेट किया जाता है और वो बाहर से हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स आर इंजेक्टेड टू स्टिमुलेट द ओवरीज टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग्स। यहाँ पर शक्ल में ये देखिए, ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन इस फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका कुछ हिस्सा जो है इसको हमने जूम किया है, यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। इसमें ये एक यूट्रिस है, यूट्रिस, और ये इसका फेलोपियन ट्यूब है और ये एक ओवरी हमने क्या किया है दिखाया और ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो इस पहला स्टेज जो होता है इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। जब हार्मोन इंजेक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और फॉलिकल की स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर बहुत से क्या होते हैं एग्स बन जाते हैं। आम जो माहवारी होती है इसमें सिर्फ एक अंडा, पूरे महीने में एक ही अंडा बनता है। लेकिन यहाँ पर वो जो हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं एक सिरिंज की मदद से, तो यहाँ पर इस हार्मोन्स की इंजेक्ट करने से बहुत से अंडे क्या हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं। वो इसको मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करने के बाद जब अंडे तैयार हो जाते हैं इसको पता लग जाता है, मालूम कर लेते हैं कि अंडे बन गए हैं। तो फिर वो दूसरा स्टेज जो है वो एग रिट्रीवल का है। एग रिट्रीवल या इसको एग कलेक्शन भी कहते हैं। द मैच्योर एग्स आर कलेक्टेड बाय नीडल। अब इसके बाद जो अंडे तैयार हो गए, इन अंडों को एक सुई की मदद से, फिर एक सिरिंज होता है इसकी मदद से फिर अंडों को क्या किया जाता है और इसे बाहर निकाला जाता है। ये दूसरा स्टेज है और इसको एक टेस्ट ट्यूब या किसी दूसरे बर्तन में ये अंडे महफूज कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेज है, इसको स्पर्म कलेक्शन का स्टेज कहते हैं। इसमें सीमन सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल। इसमें एक मेल से एक सीमन को निकाला जाता है, कलेक्ट किया जाता है और सीमन चूंकि बहुत सी चीज़ों का मजमुआ होता है, इसमें स्पर्म के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहरहाल इससे स्पर्म जो होते हैं इसको अलहदा किए जाते हैं, एक प्रोसेस के तहत स्पर्म अलहदा किए जाते हैं सीमन से। तो जब स्पर्म अलहदा कर लिए जाते हैं तो फिर चौथा मरला होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, इन दी लेब द एग्स आर कंबाइंड विद स्पर्म to allow fertilization to occur. Sometime a technique called intracytoplasmic sperm injection या ISICSI is used where a single sperm is injected directly into an egg. अंडे यहाँ पर इसने कलेक्ट किए, स्पर्म भी कलेक्ट हुए, तो इन स्पर्म और अंडों को क्या किया जाता है, एक पेट्री डिश में क्या किया जाता है, आपस में मिक्स किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है ताकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए। ये प्रोसेस वो मॉनिटर करते हैं कंप्यूटर की मदद से और दिनों की मदद से इसको कंप्यूटर करते हैं। जब पता चल जाता है कि अब अंडों की फर्टिलाइजेशन हो गई, बाज़ औक़ात अंडों की फर्टिलाइजेशन नहीं होती क्योंकि वो स्पर्म जो होते हैं इसकी मोटिलिटी जो होती है वो कम होती है। तो स्पर्म की मोटिलिटी कम होने की वजह से अंडों की वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो फिर यहाँ पर जिसने स्पर्म इकट्ठे किए थे वो इस एक सिरिंज की मदद से
अंडों के अंदर, हर अंडे के अंदर अलग अलग इंजेक्ट किए जाते हैं। तो फिर कई अंडों के अंदर इन स्पर्म को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। स्पर्म अंडों का जो साइज होता है वो बड़ा होता है और स्पर्म का जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो छोटे साइज की वजह से वो इसमें इंजेक्ट किया जाता है। जब इंजेक्ट हो जाते हैं तो इंजेक्ट होने के बाद इस अमल को जहाँ पर मैंने बताया कि सम टाइम ए टेक्निक कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI, ICSI यहाँ पर मैंने लिखा है। ये जब स्पर्म क्या हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, तो बनने के बाद वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। द फर्टिलाइज्ड एग यानी एम्ब्रियो आर monitored and allowed to develop in lab for a few days. इसके बाद जब एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर इसकी वो डेवलपमेंट करते हैं, इसका एम्ब्रियो कल्चर तैयार करते हैं, इसको 2 से 6 दिन तक लेबोरेटरी में रखते हैं किसी इंक्यूबेटर में, ताकि स्पर्म की खूब जो होती है इसकी डेवलपमेंट हो सके। जब अंडों की सारी डेवलपमेंट हो सके, जब अंडों की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सके, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है तो 2-6 दिन के बाद फिर ये जो एम्ब्रियो होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फिर इन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। 1 or more healthy embryo are transferred into the woman uterus with hope that one will implant and result in a प्रेगनेंसी। वो फिर इस उम्मीद के तहत इनमें से 1 या 2 जो एम्ब्रियो होते हैं वो यूट्रस में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और यूट्रस में ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर एंडोमेट्रियम का जो पर्दा होता है, जो है पहले इसके लिए तैयार किया जाता है, इसकी इम्प्लांटेशन, इस उम्मीद से इसको मुंतकिल किया जाता है कि यहाँ पर इसकी इम्प्लांटेशन हो सके और ये एम्ब्रियो जो है ये प्रेगनेंसी में क्या हो सके, तब्दील हो सके। तो इस तरह वो कई दिन के बाद फिर वो इसका टेस्ट करते हैं कि आया ये फीमेल जो है ये प्रेग्नेंट बन गई या प्रेग्नेंट नहीं है, यानी ये जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट हो चुका है या इम्प्लांट नहीं हुआ है। अगर वो इम्प्लांट हो गया है तो ये अमल इसी तरह जारी रहता है और यही एम्ब्रियो फिर फीटस में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये फीमेल जो इसकी जो यूट्रस है वो इस एम्ब्रियो को कबूल नहीं करता, वो इसको इम्प्लांट होने नहीं देता। तो ये एम्ब्रियो जो होता है ये एक किस्म का नॉन फंक्शनल होता है, वो काम नहीं करता, इसमें ख़राबी होती है और इसमें इम्प्लांटेशन का अमल नहीं होता, इसमें ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं बनती, इसकी प्रेगनेंसी नहीं लगती। तो फिर ये जो जोड़ा होता है वो किसी दूसरी औरत की वो तलाश करते हैं और वो जो इसका जो एम्ब्रियो होते हैं वो इस एम्ब्रियो को किसी दूसरे फीमेल का जो यूट्रस होता है इसमें वो इम्प्लांट करते हैं। और जो दूसरी औरत है इसको सरोगेट फीमेल कहते हैं और इस अमल को सरोगेसी कहते हैं। जब जीनियाती मटेरियल तो इन दो का है, मेल और फीमेल का है, जो आपस में मियाँ बीवी है, लेकिन इसकी जो एम्ब्रियो है वो दूसरी औरत जो है इसके जो यूट्रस होता है इसमें वहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है और ये इसको या पैसे देकर इसको, ऐसा ही वजह है कि इसको सरोगेसी मदर या किराए की कोख भी कहते हैं, किराए की मदर भी इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये उस शर्त में होता है जब इस फीमेल का यूट्रस वो जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, वो इम्प्लांटेशन इसमें नहीं हो सकता, तो यानी वो खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। तो फिर ये दूसरे औरत में इस सूरत में वो मुंतकिल करते हैं। एक तो इस मामले से, और आजकल तो बस लोग ऐसे हैं कि इसका इस मेल और फीमेल, इस फीमेल का अपना यूट्रस बिल्कुल सही होता है, लेकिन तकलीफ से बचने के लिए वो किसी दूसरे औरत को पैसे देकर वो अपना जो एम्ब्रियो होता है उसमें मुंतकिल कर देता है, वहीं पर इसकी इम्प्लांटेशन होकर वहीं पर बच्चा बनता है, पैदा हो जाता है और फिर वो इसके क्या कर देता है, हवाले कर लेता है, फिर वो अपना बच्चा वो होता है जो इससे ले लेता है। लेकिन
اسلام میں کیا اسلام میں یہ جو پہلے تو IVF اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر سروگیسی کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اسلام میں جو چاروں مذاہب اہل سنت الجماعت کے جو چاروں مذاہب ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ چاروں کا یہ فتویٰ ہے کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ IVF کا پروسیس کر سکتے ہیں، وہ IVF کے ذریعے بچے کو جنم دے سکتے ہیں، وہ اس نے حلال قرار دیا ہے، اور یہ اس وقت تک حلال ہے جب تک میاں اور بیوی دونوں زندہ ہو۔ لیکن اگر سپرم اور انڈے اس نے حاصل کر لیے اور اس کے بعد کسی مطلب فیمیل کا یا میل کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر پھر وہ اس جو ایمبریو ہے یا سپرم اور انڈوں کی فرٹیلائزیشن ہے وہ نہیں کرا سکتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ زنا میں آتا ہے، اور پھر وہ اس کو فیمیل کے یوٹرس میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرد کیا ہو جائے اس کی فرٹیلائزیشن سے پہلے مر جائے تو پھر وہ یہ عمل اس کو پھر حرام قرار دیتے ہیں۔ اور جو سروگیسی ہے یا سروگیسی مدر ہے، یہ تو اس کو بالکل حرام قرار دے کہ یہ بالکل حرام ہے۔ چاروں مذہبوں کا اس پر اتفاق ہے، سوائے ایک شیعہ جو فقہ ہے، اس کے کچھ علماء ایسے ہیں کہ وہ اس کو کڑی شرائط کے تحت، شدید شرائط ہیں اور مختلف اس کے تحت وہ سروگیسی کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ کہ اگر اس مطلب اس کا یوٹرس کیا ہے بالکل ناکارہ ہے، کام نہیں کرتا، تو وہ دوسری بیوی کی وہ لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پھر اس کے حوالے کرے گا۔ یہ اسی کا کیا ہوگا، کیونکہ جینیاتی مادہ تو ان دونوں کا ہے، وہ اسی کے حوالے کرے گا۔ بہرحال جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے، مالکی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی میں، اس میں سروگیسی جو ہے وہ حرام ہے کہ ایک جو میاں بیوی جو ہے، نکاح شدہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں، وہ دوسرے جو مدر ہے سروگیسی یا سروگیٹ مدر کی کوکھ کو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح بچہ پیدا کرنا کیا ہے، وہ اس نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج تک دنیا میں جو بہت سے، خاص طور پر یہ جو فلمی سٹار ہے یا جو سرمایہ دار لوگ ہیں دنیا میں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بچے سروگیسی کی مدد سے کیا کرتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں تکلیف سے بچنے کے لیے۔ اور موجودہ جو فلمی سٹار ہیں بہت سے، اس کے بعض بچے اسی سروگیسی کی مدد سے کیا ہے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام میں یہ طریقہ کیا ہے، یہ سراسر علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ اور وہ سورہ قرآن کی جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، ان کی مائیں ویسی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ ان کی مائیں وہی ہیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ اس آیت کی روح سے اس نے جو سروگیٹ مدر ہے یا سروگیسی ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلا IVF بیبی تھا، جس کا نام لوئس جوئی تھا، وہ 25 جولائی سن 1978 کو اولڈ ہوم کے جنرل ہاسپٹل، یعنی انگلینڈ کا جو اولڈ ہوم جنرل ہاسپٹل ہے، اس میں پیدا ہوا۔ اور وہاں پر جو ڈاکٹر صاحبان تھے جس کے نگرانی کے تحت یہ بچہ پیدا ہوا، وہ ڈاکٹر پیٹرک سٹیپٹو اور ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ تھے۔ اور ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ کو اس وقت 2010 میں میڈیسن یا اس سلسلے میں نوبل انعام دیا گیا، جس دن 1 ملین جو IVF بچوں کی تعداد مکمل ہو گئی یا پوری ہو گئی۔ پاکستان میں سب سے پہلا جو IVF بیبی تھا وہ سن 1989 میں LIFE یعنی لاہور انسٹیٹیوٹ آف فرٹیلیٹی اینڈ ایمبریالوجی، یعنی حمید لطیف ہاسپٹل لاہور میں پیدا ہوا۔ وہاں پر جس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے وہ پروفیسر رشید لطیف خان تھے۔ تو اس کی زیر نگرانی یہ بچہ وہاں پر فرسٹ
ایف بچہ پیدا ہوا اور پاکستان کو اس وقت یہ اعزاز حاصل تھا کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے پہلا ملک تھا جس نے IVF پروسیس کو استعمال کر کے بچے کو پیدا کیا۔ اس پروفیسر رشید لطیف خان کو سن 1992 میں پھر ستارے امتیاز سے نوازا گیا، اور آج کل پاکستان میں 50 سے زیادہ IVF سینٹر کیا ہے موجود ہیں، اور دنیا میں آج تک تقریباً سن 1978 سے لے کر جہاں وقت پہلا IVF بیبی پیدا ہوا تھا 12 ملین جو بیبیز جو ہیں وہ پیدا کیے جا چکے ہیں، اور آج کل جو ایک IVF بچہ پیدا کرنے کا جو اس پر ٹائم تقریباً 2 مہینے تک ٹائم لگتا ہے، یعنی پریگنینسی اس کے علاوہ ہے، لیکن اس سے پہلے 2 مہینے کا اس پر وقت لگتا ہے، اور خرچہ جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ سے 10 لاکھ تک، یا شاید آج کل تو مہنگائی ہے اس سے یہ خرچہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا ایک IVF، کیونکہ اس میں بہت سے ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں اور بار بار اسپتال جانا پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا خرچہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام پہنچتا ہے۔ خدا حافظ۔